नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ डेक डिपार्टमेंट। जो डेक सब्जेक्ट है उसका हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर 2 है डेक सब्जेक्ट का, वो है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ शिपिंग, as you can see on the PPT, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ शिपिंग। तो इसमें पहले आपको मैं बताऊंगा कि शिप में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर ऑन शिप। सो इसको बोलते हैं शिप बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर शिप के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको डिफाइन करा रहता है। तो एज यू कैन सी इट्स अ फ्लो चार्ट। तो इन दिस फ्लो चार्ट यू कैन सी शिप हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स। पहला डिपार्टमेंट डेक है, दूसरा डिपार्टमेंट इंजन है, तीसरा डिपार्टमेंट कैटरिंग का है। तो इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं, डेक, इंजन एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं, ये उसमें सीरियल वाइज दे रखा है, फ्रॉम द लीस्ट पोस्ट टू द हाईएस्ट पोस्ट या डेजिग्नेशन, आप जो भी बोलें। तो ये डेक डिपार्टमेंट को मैं डिफाइन करता हूँ। जैसे कि आपने अपनी 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, जीपी रेटिंग में आपने 6 मंथ की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद व्हेन यू विल गेट जॉब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी उसमें आप सबसे पहले एज अ ट्रेनी जाएंगे। दैट्स कॉल्ड ट्रेनी ओएस। ट्रेनी मीन्स आप एज अ इंटर्न जाएंगे, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी नो डाउट, बट आपकी जो डेजिग्नेशन का नाम होगा वो ट्रेनी ओएस होगा। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी सीमैन। ओएस का मतलब ऑर्डिनरी सीमैन, ठीक है। देन विल गो फ्रॉम डाउन टू अप, फ्रॉम 9 to 1 पॉइंट। देन आफ्टर व्हेन यू आर डन विद ट्रेनी ओएस, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, मे बी फर्स्ट सेल के बाद खत्म हो जाएगा या सेकंड सेल के बाद खत्म हो जाएगा, फिर आप वॉच कीपिंग के लिए अप्लाई करेंगे। ट्रेनी ओएस क्या होता है कि उसकी ड्यूटीज थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू, जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो ड्यूटीज है वो बढ़ती जाएंगी। तो ट्रेनी ओएस में ज़्यादा ड्यूटीज नहीं होती है। उसके बाद आफ्टर टेकिंग आउट द वॉच कीपिंग, यू हैव टू टेक आउट द वॉच कीपिंग। तो वॉच कीपिंग निकालने के बाद वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आप जैसे ट्रेनी ओएस का अपना ड्यूरेशन 9 मंथ की सेलिंग कंप्लीट कर ली, तो 9 मंथ या 18 मंथ जो भी टाइम लगता है उसमें, फिर उसके बाद आप वॉच कीपिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो देन यू कैन बिकम ओएस, ऑर्डिनरी सीमैन। तो ओएस की ड्यूटीज अलग होती हैं। देन आपको एक बुक खरीदनी पड़ती है विच इज कॉल्ड टार बुक। इट इज कॉल्ड TAR, टार बुक। तो वो टार बुक आपको फिलअप करनी पड़ती है। तो जब आप वो टार बुक फिलअप करके और फिर जो है उस अपने और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप MMD में अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपको एक COP मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो उस COP के बेस पे जब आपको COP मिल जाएगी तो देन यू कैन बिकम AB। तब आप एबल बॉडी सीमैन बन जाएंगे, तब और आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो फर्स्ट you will go as a trainee OS, then you will become, after getting the watch keeping certificate, you will become an OS, ordinary seaman. After that you will become the able body seaman when you will get your COP, after filling up the tar book and all, after submitting all the required documents to the MMD. फिर उसके बाद आप AB के बाद बनेंगे सीनियर AB। कुछ कंपनीज में जो है बोसन नहीं रखते हैं, बोसन प्रमोशन होता है आफ्टर AB। लेकिन कुछ कंपनीज क्या होती है, क्योंकि बोसन की सैलरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू AB, तो वो क्या करते हैं कि वो बोसन का डेजिग्नेशन नहीं देते हैं, AB को सीनियर AB बना देते हैं, सीनियर एबल बॉडी। तो ताकि उसको सैलरी थोड़ी कम देनी पड़े, बट उसको काम सारे पता होते हैं जो बोसन को पता होते हैं।
बोसन को बोट्सवैन भी कहते हैं और बोसन भी कहते हैं। तो बोसन का काम क्या होता है? बोसन जो है सुपरवाइजर होता है क्रू डिपार्टमेंट का। जो जितने भी ये नीचे हैं आपके ट्रेनी, ओएस, ओएस, एबी, दे ऑल कम अंडर द बोसन। ये सब बोसन के अंडर आते हैं। बोसन इन सबको सुपरवाइज करता है। जितनी भी ड्यूटीज इनको असाइन होती है इट इज असाइंड बाय बोसन। और जो बोसन को असाइन करता है ड्यूटी, वो ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं जो उसको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देन ही विल डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटी अमंग्स्ट द क्रू मेंबर्स हु आर वर्किंग अंडर हिम। फिर जब आप बोसन आप एबल बॉडी के बाद बोसन बन सकते हैं। वो एक्सपीरियंस बेसिस पे और आपके परफॉर्मेंस और आपके हार्डवर्क के ऊपर है। तो फ्रॉम ट्रेनी ओएस टू बोसन आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। ये सब आपके जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे वॉच कीपिंग निकालना है, फिर सीओपी चाहिए और आपके परफॉर्मेंस और हार्डवर्क के ऊपर है। इसमें कुछ एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। तो इट्स अ क्रू साइड, ये सब क्रू डिपार्टमेंट में आता है। फिर इफ यू वांट टू गो फर्दर फ्रॉम लाइक आपको ऑफिसर रैंक में जाना है, तो ऑफिसर रैंक में जाने के लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, क्योंकि क्रू मेंबर की जो मैक्स टू मैक्स पोस्ट होती है वो बोसन है, बोट्समैन। उसके बाद अगर आपको आगे अपने करियर में ग्रोथ करना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा सेकंड ऑफिसर के लिए। तो अगर आप एग्जाम दे के क्वालिफाई हो जाते हैं देन यू विल बिकम अ जूनियर ऑफिसर। आप जूनियर ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। आप फिर ऑफिसर की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप क्रू की कैटेगरी से हट जाएंगे। ये डेक डिपार्टमेंट का जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काम करता है अगर आप जीपी रेटिंग के थ्रू जाएंगे तो बोसन के बाद जैसे आपने पेपर क्रैक कर दिया और आप ऑफिसर बन गए, तो कुछ कंपनीज जो है आपको एज ए जूनियर ऑफिसर कंसिडर करती हैं, या फिर कुछ कंपनीज आपको एज ए थर्ड ऑफिसर कंसिडर हायर कर लेती हैं। जूनियर ऑफिसर पहले वो मतलब यू आर वर्किंग देयर एज ए इंटर्न। अगर जैसे आपने ऑफिसर का एग्जाम दे दिया तो उसके बाद यू हैव बिकम अ ट्रेनी ऑफ ऑफिसर डिपार्टमेंट। फर्स्ट इन क्रू डिपार्टमेंट यू आर ट्रेनी एज अ ट्रेनी ओएस, आप वहां पे इंटर्न थे। नाउ इफ यू आर गोइंग इन अ ऑफिसर लीग देन जूनियर ऑफिसर देयर वर्क एज अ ट्रेनी। तो वो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो एज ए जूनियर ऑफिसर है, तो वो एज ए ट्रेनी काम कर रहा होता है ऑफिसर की कैटेगरी में। फिर जूनियर ऑफिसर के बाद आपका परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस, ये हार्डवर्क, ये सब देख के कंपनी आपको प्रमोट करेगी थर्ड ऑफिसर में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड मेट। थर्ड ऑफिसर बोले या थर्ड मेट बोले, बोथ आर सेम थिंग। देन फिर आप थर्ड ऑफिसर के बाद बनेंगे सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर आपको लाइसेंस मिल चुका होगा, क्योंकि आपने जो एग्जाम दिया आफ्टर बोसन वो सेकंड ऑफिसर के लिए होता है डायरेक्ट, कि आपको सेकंड ऑफिसर को सेकंड मेट भी बोलते हैं। तो उसके लिए जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो फिर आपका बोसन के बाद जो है प्रमोशन होता रहता है। तो जूनियर ऑफिसर, देन थर्ड मेट, देन सेकंड ऑफिसर, यहाँ तक प्रमोशन हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है आफ्टर फ्यू सेलिंग्स। फिर आपको एग्जाम देना पड़ता है इफ यू वांट टू मूव फर्दर। अगर आपको और आगे जाना है ऑफिसर लाइन में तो फिर आपको चीफ ऑफिसर बनना पड़ता है। चीफ ऑफिसर बनने के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। चीफ ऑफिसर को चीफ मेट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इफ यू वांट टू बिकम अ कैप्टन, कैप्टन इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर। जो ओवरऑल कमांड जिसकी शिप के पास होती है, जो पूरे शिप में क्रू मेंबर्स होता है, वो उन सबको जो है कमांड देता है, और वो ही जो कैप्टन होता है वो जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उनके साथ इंटरेक्शन में रहता है। तो अगर आपको कैप्टन बनना है तो फिर चीफ ऑफिसर के बाद आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा टू बिकम अ कैप्टन और मास्टर। तो अगर आपको ट्रेनी ओएस से कैप्टन तक जाना है तो आपको कितनी बार एग्जाम देना पड़ेगा? फर्स्ट आफ्टर बोसन, देन आफ्टर सेकंड ऑफिसर, देन आफ्टर चीफ ऑफिसर यू विल बिकम अ कैप्टन ऑफ द शिप। उसके बाद कोई रैंक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कमांड मास्टर की होती है। तो ये इलस्ट्रेशन था डेक डिपार्टमेंट का। नाउ इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट में सेम होता है, बस इसमें नाम ये अलग अलग है। और वो इंजन डिपार्टमेंट जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे आप अगर आप इंजन साइड चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डेक डिपार्टमेंट, तो आप कैसे जाएंगे? यू विल गो
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर 6 month कोर्स देयर एज अ ट्रेनी वाइपर। जैसे कि उसमें ट्रेनी ओएस था, वैसे इंजन डिपार्टमेंट में ट्रेनी वाइपर है, इसको इंटर्न बोल लें। फिर उसके बाद प्रमोशन होने के बाद फिर आप वाइपर बनेंगे, देन फिर उसके बाद आप जो है ऑयलर बनेंगे, फिर ऑयलर के बाद मोटरमैन बनेंगे। तो मैक्स टू मैक्स आप जो है क्रू डिपार्टमेंट में मोटरमैन तक जा सकते हैं। ये ट्रेनी वाइपर, वाइपर, ऑयलर, मोटरमैन, ये सब आपके जो है क्रू डिपार्टमेंट में आते हैं, जो ऑफिसर रैंक से नीचे होते हैं। फिर आपको अगर सेम प्रमोशन चाहिए, अगर आपको ऑफिसर्स की कैटेगरी में जाना है, इंजीनियर्स की कैटेगरी में जाना है, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिफ्थ इंजीनियर बनने के लिए एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेम फिर आप 4th इंजीनियर में प्रमोट हो जाएंगे आफ्टर फ्यू सेलिंग्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड हार्ड वर्क एंड योर इमेज इन द कंपनी। देन फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देन यू विल बिकम 2nd इंजीनियर, देन यू विल बिकम चीफ इंजीनियर। तो एग्ज़ाम देने के बाद तो अगर आपको बस आप ये समझ लो, क्रू डिपार्टमेंट से अगर आपको ऑफिसर डिपार्टमेंट में जाना है या इंजीनियर के डिपार्टमेंट में जाना है तो यू हैव टू क्रैक एग्ज़ाम्स, आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो और चीफ इंजीनियर जो होता है, ये चीफ इंजीनियर लास्ट, इसमें जो पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन जो होती है वो लास्ट होती है। चीफ इंजीनियर के ऊपर फिर मास्टर ही होता है, जो आप डेक डिपार्टमेंट के थ्रू बन सकते हैं। मास्टर ही कमांड देता है चीफ इंजीनियर को भी। तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो मास्टर की होती है, कैप्टन की, जो आप गेन कर सकते हैं डेक डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आप जाएं। अगर आप मशीनरी वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो यू शुड गो फॉर इंजन डिपार्टमेंट। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू बिकम द कैप्टन और मास्टर, ओवरऑल कमांड आपको चाहिए शिप की, देन यू हैव टू गो थ्रू डेक डिपार्टमेंट। Then this is the catering department. I don't know much about this department because I don't know about the courses you have to pursue to go in these categories. But ये भी एक हायरार्की मैंने बना रखी है, फ्लो चार्ट। फर्स्ट आप जो है एज अ कैटरिंग रेटिंग जाएंगे इंटर्न, देन यू विल बिकम जनरल स्टीवर्ड और चीफ कुक, आफ्टर दैट चीफ कुक। अब इसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है नहीं वो पता नहीं, बट इसमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप बनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स डू वी हैव, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शिप में आप काम कर रहे हैं तो पानी के रिलेटेड और जो वर्ल्ड मैप है, जो सब कुछ कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज़ है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो जियोग्राफी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि शिप का जो नेविगेशन है, मतलब जो डायरेक्शन है, वो सब आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तो वो सब आपको नेविगेट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अरे वैसे भी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं तो सबको पता ही होना चाहिए। तो कॉन्टिनेंट्स है, 7 टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर देयर। द स्मॉलेस्ट वन इज द ऑस्ट्रेलिया, द बिगेस्ट वन इज द एशिया। आफ्टर दैट, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया यूरोप है थोड़ा बड़ा, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन अफ्रीका, एंटार्क्टिका। 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। एशिया जहाँ हम रह रहे हैं, ये रहा आपका इंडिया दिख रहा है यहाँ पे नीचे, तो ये एशिया है। फिर ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। देन ओशियंस, ओशियंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओशियंस। फर्स्ट वन इज आर्कटिक ओशन विच इज ऑन द नॉर्थ पोल साइड। Then this is the southern ocean और एंटार्क्टिक ओशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटार्क्टिक ओशन। 2 ओशन हो गए। फिर तीसरा इंडियन ओशन, जो इंडिया के जस्ट बिलो है, इंडिया में इंडिया ओशन। देन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन पूरा एशिया से लेके पूरा अमेरिका तक फैला हुआ है, तो ये पूरा घूम के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैसिफिक ओशन। देन दिस इज अटलांटिक ओशन, ये अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन है, और ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडियन ओशन है। देन ये पूरा एरिया एशिया है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस उसमें दिखाया था। ये पूरा एरिया जो है एशिया है, ये पूरा ये जितने भी ऑरेंज से हो रखा है पूरा एशिया है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ओशंस।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्गो. व्हाट इज कार्गो? फर्स्ट, कार्गो वो सामान होता है जो हम शिप में कैरी करके इधर से उधर लेके जा रहे हैं, जिसके हमको पैसे मिलते हैं, जिसको हमें सेफली एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाना है. तो 3 तरीके के कार्गो होते हैं: ड्राई कार्गो, लिक्विड कार्गो एंड पैसेंजर्स. तो ड्राई कार्गो में क्या क्या आता है? ग्रेन्स, गेहूं, कोयला, सीमेंट, लकड़ी, टिम्बर मीन्स लकड़ी, लॉग्स, देन गाड़ियां, मशीनरी, फर्नीचर जो होते हैं, देन फिश, मीट, वेजीज, फ्रूट्स, दीज ऑल कम अंडर ड्राई कार्गो. देन लिक्विड कार्गो, इसमें आता है ऑयल, केमिकल एंड गैस. ऑयल भी लिक्विड फॉर्म में होती है, केमिकल भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जो गैस होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इट्स ऑल्सो कम अंडर लिक्विड कार्गो. तो ये 3 जो है लिक्विड कार्गो की कैटेगरी में आते हैं. जो पैसेंजर कार्गो होता है, इसमें ये 3rd टाइप की कैटेगरी है कार्गो की. तो इसमें पैसेंजर्स आते हैं. फर्स्ट क्रूज, देन फेरीज. क्रूज में क्या होता है? क्रूज में आदमी लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, इधर से उधर घूमने जाते हैं टूर पे, जैसे कि टाइटैनिक शिप थी, जैसा आपने देखा होगा. फिर फेरीज जो होती है, फेरीज में दोनों पैसेंजर भी होते हैं और व्हीकल्स भी होते हैं, दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, इधर से उधर घूम रहे होते हैं शिप में, कंट्री टू कंट्री जा रहे होते हैं. तो फेरीज में दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, व्हीकल्स एज वेल एज पैसेंजर्स. और क्रूज में सिर्फ पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर्स के घूमने के लिए सिर्फ क्रूज होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ शिप्स. ये सारे जितने भी शिप्स आएंगे ये ड्राई कार्गो की कैटेगरी में आएंगे. तो ड्राई कार्गो में पहला आता है कंटेनर शिप. कंटेनर, ये जो लोहे के डब्बे दिख रहे हैं आपको शिप पे लोडेड, ये सारे जो है दीज आर कॉल्ड कंटेनर्स. ये बहुत बड़ी कंपनी है मर्स्क लाइन, जो कंटेनर शिप्स के लिए ज़्यादा फेमस है. तो इसमें कंटेनर्स में रेडी टू यूज मटेरियल होता है. एग्जांपल जैसे दिया हुआ है पाइप्स, कार्स, फर्नीचर्स, मशीनरी एक्सेट्रा. जो आइटम बस निकाल कर एकदम यूज करने के लिए रेडी रहता है, वो सारे आइटम्स जो है कंटेनर में लेके जाते हैं. तो ये ड्राई कार्गो में आता है. अब विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट शिप विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्राई कार्गो. इसे कहते हैं गेयरलेस बल्क कैरियर शिप. बल्क मीन्स सामान हाई क्वांटिटी में, बिग अमाउंट में जा रहा है. तो और गेयरलेस मीन्स इसमें कोई भी क्रेन्स वगैरह इंस्टॉल नहीं है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा सपाट सरफेस है. ये जो दिख रहे हैं ये कंपार्टमेंट्स है, इसमें सामान जाता है. और किस तरीके का सामान जाता है ये दिखा रखा है इधर, ग्रेन्स लिख रखा है एज एन एग्जाम्पल. ग्रेन्स, गेहूं जाते हैं, कोल जाते हैं, या सीमेंट जाता है, फर्टिलाइजर जाता है. ये बल्क में जाता है, टन्स ऑफ टन्स की कैपेसिटी में जो है इसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो इसमें क्रेन्स नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेयरलेस बल्क कैरियर शिप. और इसमें सामान बल्क में जाता है. अब ये है गेयर्ड बल्क कैरियर शिप. इसमें देखिए क्रेन्स लगी है, 1 2 3 4 क्रेन्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेयर्ड बल्क कैरियर शिप. इसका भी काम सेम ही है, ये भी बल्क में सामान लेके जाता है, बस इसमें सुविधा थोड़ी ज़्यादा होती है. आप कुछ काम होगा शिप के ऊपर क्रेन के द्वारा करने वाला, तो आप आसानी से कर सकते हैं. मैनुअल वर्क कम हो जाता है इसमें, क्योंकि जो भारी वर्क होता है वो फिर कुछ दिमाग लगा के करना पड़ता है. इससे अच्छा क्रेन है, क्रेन से आप कर सकते हैं गेयर्ड बल्क कैरियर शिप. फिर ये जनरल कार्गो शिप है. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्गो होते हैं एक ही बारी में. इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोल लेके जा रहे हैं तो पूरी शिप में कोल ही लोड करा हुआ है, फर्टिलाइजर लेके जा रहे हैं तो फर्टिलाइजर ही लेके जा रहे हैं पूरे शिप में, ऐसा नहीं है. इसमें एक टाइम पे आप अलग अलग टाइप के कार्गो लेके जा सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जनरल कार्गो शिप. इसमें डेक बने हुए होते हैं, जो इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें कार्गो डाला जाता है, उसमें डेक बने हुए होते हैं जिसमें अलग अलग कार्गो रखे हुए रहते हैं. बट वो संभाल के रखते हैं क्योंकि मिक्सअप नहीं करना है. तो अब केमिकल के बगल में आप फूड तो नहीं रख सकते, या सीमेंट के साथ आप शुगर नहीं रख सकते. तो ऐसे ही जो है वो सब प्लानिंग प्लॉटिंग जो होती है ऑफिसर्स की होती है, वो सब आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो उनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें कार्गो लोड करना होता है. फिर नेक्स्ट ये है रो रो वेसल. रो रो स्टैंड्स फॉर रोल ऑन रोल ऑफ. रोल ऑन मीन्स ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, रोल ऑफ मीन्स गाड़ी उतार दी शिप में से. तो इट कंटेन्स एनी काइंड ऑफ व्हीकल, एग्जाम्पल ट्रक, कार्स, ट्रेलर्स, रिक्शाज एक्सेट्रा.
इस शिप में जो है किसी भी तरीके का व्हीकल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो इस शिप के थ्रू होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग रैम बने हुए हैं अंदर, और सब में जो है गाड़ियां रखी हुई हैं, ये गाड़ियां उतर रही है, दिस इज कॉल्ड रोल ऑफ। और कभी गाड़ी लोड कर रहे होंगे तो उसको रोल ऑन बोलेंगे, ठीक है। ये ऑफशोर सप्लाई वेसल शिप है। इट कंटेन्स गुड्स एंड पर्सनल फॉर ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। जो समुद्र के बीच में जो ऑयल रिग्स होते हैं या प्लेटफॉर्म्स बने हुए रहते हैं, जो सी बेड में समुद्र के तल से जो है ड्रिलिंग करके तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, तो अभी वो क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म है, वो स्टेबल है। वो कहीं भी अगर वहां पे दे रन आउट ऑफ राशंस या एनी काइंड ऑफ मटेरियल, अगर वहां पे कुछ सामान खत्म हो गया तो वो कहीं नहीं जा सकते वहां से, क्योंकि वो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, वो मूव नहीं कर सकता, वो वेल्डेड होता है। तो वहां पे रोल आता है ऑफशोर सप्लाई वेसल का, ओएसवी का। तो इसके थ्रू जो है वहां ऑयल प्लेटफॉर्म्स में जो होते हैं सामान दिया जाता है, सामान भेजा जाता है। कि कोई सामान खत्म हो जाता है तो वहां से कंपनी में डिमांड जाती है, फिर कंपनी ऑफशोर सप्लाई वेसल के थ्रू जो है सामान वहां पे भेजती है। नेक्स्ट कम्स रीफर वेसल। ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ REEFER होता है, रीफर वेसल। तो इट कैरीज विच आइटम्स विच रिक्वायर्स रेफ्रिजरेशन, एग्जांपल फिश, मीट, वेजिटेबल्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो ये रीफर वेसल है। रीफर वेसल में जो कंपार्टमेंट होते हैं वो रेफ्रिजरेटेड होते हैं, कोल्ड होते हैं एकदम। तो जो फ्रोजन आइटम होते हैं या जिनको लो टेम्परेचर पे रखना होता है, जो -डिग्री के टेम्परेचर पे रहते हैं, जो सामान आप फ्रिज में रखते हैं, तो वो सारे आइटम इसमें जाते हैं। जैसे कि फिश हो गया, एनी काइंड ऑफ मीट हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, मेडिसिन हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, वो जो भी है वो रीफर वेसल में जाती हैं, जिनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं, जो ठंडे इन्वायरमेंट में रखते हैं। तो इसमें स्पेशल जो है कंपार्टमेंट बने हुए रहते हैं ऐसे सामान को रखने के लिए। फिर ये पैसेंजर शिप है, ये पैसेंजर की कैटेगरी में आ गए। तो ये पैसेंजर कार्गो की कैटेगरी में आ गए। तो ये क्रूज लाइन है। इट कैरीज पैसेंजर ओनली, जस्ट लाइक टाइटैनिक। ये जो है पैसेंजर्स को कैरी करती है, नथिंग एल्स, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर ये फेरीज है। इट कैरीज बोथ व्हीकल एज वेल एज पैसेंजर्स ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें व्हीकल्स भी जाते हैं और पैसेंजर्स भी जाते हैं, दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर ये आगे लिक्विड कार्गो। ये टैंकर्स होते हैं, तो लिक्विड कार्गो की कैटेगरी में आ जाते हैं। इन सबको टैंकर्स बोलते हैं, जिसमें लिक्विड फॉर्म में सामान जाता है। इसमें कोई कंपार्टमेंट्स नहीं होते, इसमें टैंकर्स टाइप के होते हैं। तो ये लिक्विफाइड गैस कैरियर है, इसमें गैस जाती है, जो मैंने आपको बताया था लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इट कैरीज गैस इन लिक्विड फॉर्म। ये सारे जो गुंबज बने हुए हैं, इन सब में जो है गैस भरी हुई है इन लिक्विड फॉर्म, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देन दिस इज केमिकल टैंकर वेसल। इट इज ऑल्सो कम्स अंडर लिक्विड कार्गो। इट इज यूज्ड टू कैरी टाइप्स ऑफ केमिकल। इसमें भी अलग अलग तरीके के केमिकल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। देख रहे हो, इसमें केमिकल्स का हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फिर ऑयल टैंकर वेसल। इट कैरीज क्रूड ऑयल। इसमें कच्चा तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो कच्चा तेल जो लैंड में ड्रिलिंग करके या करके जो निकालते हैं, जो डायरेक्ट क्रूड ऑयल निकलता है, या जो सी बेड में ड्रिलिंग करके निकालते हैं, जो डायरेक्ट निकलता है, ये वो कच्चा तेल है। इसमें सिर्फ कच्चा तेल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑयल टैंकर वेसल। ये भी लिक्विड कार्गो की कैटेगरी में आता है। नाउ दिस इज प्रोडक्ट वेसल। इट कैरीज टाइप्स ऑफ ऑयल। इसमें जो कच्चे तेल के बाद जो रिफाइन वगैरह होके जो भी तो इसे प्रोडक्ट वेसल कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ ऑयल को कैरी करती है। इट कैरीज टाइप्स ऑफ ऑयल। जो कच्चे तेल के बाद रिफाइन करके जो तेल बनता है, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, पेट्रोल ऑयल, इट इज़ यूज फॉर दैट ऑयल। इसमें सारा जो है कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, जो नंबर ऑफ ऑयल्स बनते हैं कच्चे तेल के बाद जो बनते हैं, इसमें उसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन जो भी आप कह लो वो होता है प्रोडक्ट वेसल। तो सिर्फ इतने ही टाइप के जो वेसल्स हैं वो हमारे सिलेबस में है, इस जो चैप्टर 2 है। और भी आपको कुछ वेसल्स वगैरह के बारे में जानना है तो आप जो है गूगल वगैरह पे चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी एडवांस हो चुका है, नए नए वेसल्स आ चुके हैं, तो आप जो है गूगल करके चेक कर सकते हैं।